हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास एट्थ का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, ये स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो here we go. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. Do you know students? औरंगजेब जो था ना, वो मुग़ल रूलर्स का लास्ट पावरफुल रूलर था, राइट? मैंने ये नहीं बोला लास्ट रूलर था, राइट? मैंने बोला कि ये पावरफुल रूलर था, लास्ट पावरफुल रूलर था। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टर्शरी। इसने जो बहुत इंडिया का दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया का बहुत ज़्यादा पार्ट जो था वो कवर करके रखा था, इसने कंट्रोल करके रखा था और इसने खुद एस्टैब्लिश किया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 के अंदर जब इसकी डेथ हो गई, इसके बाद मैनी मुगल गवर्नर्स एंड big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. उस टाइम पर गवर्नर्स को सूबेदार बोला जाता था। तो बहुत सारे इसकी डेथ के बाद बहुत सारे मुगल गवर्नर्स जो थे या ज़मींदार थे, वो अपना अपना हिस्सा लेने के लिए, अपनी अपनी अथॉरिटी लेने के लिए, अपना अपना राज्य, अपना अपना क्षेत्र का राज्य, रीजन का राज्य जो था वो लेने आ गए। ऑब्वियसली यही होता है कि जैसे ही राजा की डेथ होती है तो फटाफट से जो उसके मंत्री होते हैं या जो उसके सूबेदार या ज़मींदार होते हैं, वो जल्दी से अपने आप को राजा कहने के लिए आ जाते हैं। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged in various parts of India. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. जैसे जैसे जो पावरफुल किंगडम्स थे, जो पावरफुल क्षेत्र के राज्य थे, वो जैसे जैसे इंडिया में एमर्ज होते चले गए, जो दिल्ली था वो एक इफ़ेक्टिव पार्ट नहीं रह गया था, वो ज़्यादा टाइम तक एक इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रह गया था। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. 18th century के second half तक जब एक न्यू पावर जो पॉलिटिकल पावर थी, न्यू पॉलिटिकल पावर जो थी वो निकल के बाहर आई। वो कौन सी थी? वो उदय हुई, वो अराइज हुई। वो कौन सी थी? ब्रिटिश की, राइट? ब्रिटिश की जो पावर थी वो एक नई पॉलिटिकल पावर आई। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिक्यूलेंट टू एक्वायर टर्शरीज। ब्रिटिश जो थे वो आप क्या जानते हैं, क्या आपको लगता है कि जो ब्रिटिश थे वो ओरिजिनली मतलब वो एक छोटे से ट्रेडिंग कंपनी से उन्होंने स्टार्ट किया था, या वो उन्हीं की वो जो सिर्फ एक छोटी सी कंपनी थी, एक छोटी सी कंपनी से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना था, बट इक्विवेलेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और जो उनको टेरिटरीज जो थी और या और सर्विसेज वगैरह जो थी वो नहीं लेनी थी। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर? किस तरीके से उन्होंने कितना अपना जो एम्पायर था वो फैलाया, कितनी मास्टरी से। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में आप लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से वो इंडिया में आए और क्या उनका मेन मोटिव था। देखिए राइट हैंड साइड पे आपको फिगर 1 की कुछ डिटेलिंग लिखी हुई है। ये जो फिगर है इसके अंदर आप देखिए कि बहादुर शाह जफ़र जो थे वो लास्ट एम्पायर थे, राइट? बहादुर शाह जफ़र लास्ट एम्पायर थे मुगल्स के, बट पावरफुल एम्पायर औरंगज़ेब थे, ठीक है? एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय द कैप्टन हुडसन। बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को
कैप्टन हुडसन के थ्रू अरेस्ट किया जा रहा है। इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर, यही बात अभी मैंने आपको बताई। औरंगजेब के बाद कोई भी रूलर जो था वो मुगल्स का पावरफुल नहीं था, बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बॉलिक इम्पॉर्टेंट। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Jafar was forced to leave the kingdom, and his son were shot in cold blood. बहादुर शाह जफ़र को अपना राज्य छोड़ने के लिए कहा गया, राइट। अपने जब कंपनी ने अपना पूरा अपना जो रूल था वो करना शुरू कर दिया, तो जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको फोर्सफुली उनको अपना राज्य छोड़ने के लिए करने के लिए कहा गया और उनके बेटों को मार दिया गया, राइट, ताकि आगे कोई उनका राज्य ना संभाल सके। यस, नेक्स्ट, ये तो अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन था, राइट। इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरीके से लास्ट मुगल एम्परर कौन था और पावरफुल एम्परर कौन था, राइट। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इंडिया में एंटर की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरीके से ईस्ट के अंदर एंटर करती चली गई थी। स्टार्टिंग उसने ईस्ट से की थी और किस तरीके से वो इंडिया में एंटर करती ही चली गई थी। देखिए, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, राइट। 1600 ईस्वी की बात है ये। द ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने एक चार्टर जो था, जो इंग्लैंड में रूल करती थी महारानी एलिजाबेथ वन, जो एलिजाबेथ वन थी वो जो महारानी इंग्लैंड में रूल करती थी, ठीक है, उनसे एक चार्टर एक्वायर किया। ग्रांटेड इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, और उन्होंने क्या ग्रांट करवाया कि ईस्ट तक जाने का उनको बिजनेस के लिए उनको ईस्ट में जाना है और ये उन्हें राइट दिया जाए। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड के अंदर कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को compete कर सके। इसका मीनिंग ये क्लियर है। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस। इस चार्टर के थ्रू जो कंपनी थी वो ओशंस को अक्रॉस करके चली आई। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस, राइट। वो जैसे जैसे ओशन के थ्रू आई थी सबसे पहली बात, ठीक है, तो जो बिजनेस वगैरह होते थे वो ओशन के थ्रू ही होते थे। फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स, वो क्या करती थी, जो उन्हें नई लैंड दिखती थी वहाँ से वो गुड्स को बाय करती थी चीप प्राइस पर, एंड कैरी दैम, और उनको अपने साथ रख लेती थी बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस, और वो यूरोप जाकर उसे हाई प्राइस पर सेल कर देती थी। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। जो कंपनी थी उसको कोई डर नहीं था कि मेरे कंपटीशन में कोई और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग कंपनी आ जाएगी। मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear, right। एक मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो उस टाइम पर प्रॉफिट अर्न कर रही थी, कैसे, बट वो कंपटीशन में नहीं थी, सो वो क्या करती थी, चीप रेट पर हीरोइनों को सेल और बाय करती थी। द रॉयल, यहाँ पर आपको मर्चेंटाइल का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है।
a business enterprises that right a business enterprises that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher price. इसमें क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेज जहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव तो होता ही है, साथ ही बाइंग गुड्स को चीप रेट पर बाय करना और उसे हाई प्राइस पर सेल करना। कम प्राइस पर खरीदो और ज़्यादा पे बेच दो। बाइंग गुड्स चीप प्राइस और सेलिंग देन हायर प्राइस, तो इसका मतलब होता है मर्केंटाइल। इसको मर्चेंटाइल या मर्केंटाइल दोनों में से कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। आगे देखिए, द रॉयल चार्टर however could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, जैसे ही वो लोग आगे आते चले गए, इंग्लिश शिप जो थी वो वेस्ट कोस्ट अफ्रीका, जैसे ही वो लोग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से जो शिप थी वो पास हुई राउंड द केप ऑफ गुड होप, और इसी अच्छी सोच में उन्होंने यही सोचते सोचते आगे उन्होंने इंडियन ओशन को पास किया, उन्होंने क्रॉस किया। द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पोर्चुगीज़ जो थे वो पहले से ही वेस्टर्न कोस्ट इंडिया के अंदर अपने वो प्रेजेंट थे। पोर्चुगीज़ पहले से ही प्रेजेंट थे वेस्ट कोस्ट इंडिया के अंदर, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उनका जो बेस था वो गोवा था। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो पोर्चुगीज़ थे वो हमारे गोवा से एंटर किए थे और उन्होंने अपना बेस गोवा को बनाया। इन फैक्ट इट वॉज वास्को द गामा, right, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498। सही बात है कि जो वास्को डी गामा था वो एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर था और उसने सी रूट को, जो इंडिया का सी रूट है, उसको 1498 के अंदर एक्सप्लोर किया था, डिस्कवर किया था। बाय द अर्ली 17th century द डच टू were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean। उसके बाद जो डच थे उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ निकाली कि इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड किया जा सके। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, राइट। उसके बाद जल्दी ही फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑल कंपनीज थी वो सेम चीज़ों को ख़रीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी की सिल्क और कॉटन जो थी वो प्रोड्यूस होती थी, राइट। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट यूरोप के अंदर था जहाँ यहाँ से प्रोडक्शन होती और वहाँ पर सेल किया जाता था। पेपर, क्लोव्स, कैरेडमम एंड सिनामम टू वर इन ग्रेट डिमांड्स, ठीक है। इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो आपके मिर्च होती हैं, जो आपकी लौंग होती हैं, जो आपकी जिसे बोलेंगे आप मोटा इलायची होती है और दालचीनी होती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कंपटीशन अमंगेस्ट the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased। कंपटीशन यूरोपियन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा था प्राइसेस को लेकर, राइट। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड, और जो वो लोग कमाते थे वो प्रॉफिट को रिड्यूस करके अर्न कर सकें। इस तरीके से कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। ओनली ट्रेडिंग कंपनी थी वो ही इस राइवल कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर सकती थी।
The urge to secure markets therefore lead to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and preventing rival ships from moving with supplies of goods, राइट. तो क्या 17th और 18th सेंचुरी के अंदर रेगुलरली जो बहुत सारे ऐसे ब्लॉक रूट्स थे उन्हें खोला गया, उन्हें कि जिसके थ्रू जो सप्लाई है वो गुड्स की हो सके. ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टिंग थ्रू फोर्टिफिकेशन, राइट. ट्रेड जो था वो कैरी आउट होने लगा. ठीक है. दिस एफर्ट टू fortify settlements and carry on profitable trade also lead to intense conflicts with local rulers. ठीक है. ये एफर्ट किया गया कि सेटलमेंट किया जा सके और प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो कैरी हो सके, राइट. द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या फाउंड किया कि ये जो डिफ़िकल्टी है उसको दूर किया जा सके, टू सेपरेट ट्रेड और पॉलिटिक्स. इस ट्रेड और पॉलिटिक्स को एक सेपरेट किया जा सके. देखिए कि जो ये सब चीज़ें थी, ट्रेड था, पॉलिटिक्स थी, ये कैसे जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो थी, डिफ़िकल्टी थी, वो किस तरीके से सॉल्व हुई. लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड. इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो लोग कामयाब हुए, वो लोग सक्सेसफुल हुए इंडिया के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, इंडिया में अपना रुतबा जमाने में, अपना रूल करने में, राइट. तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे और बहुत जल्द ही मिलेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सब चीज़ें जानेंगे. सो आज के लिए इतना ही. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा. और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल पर आप जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8th हिस्ट्री भी देख सकते हैं. वहाँ पर 9th और 10th की भी वीडियोस रखी हुई हैं. थैंक यू. सी यू सून. बाय बाय.